Hello students, welcome to Dugrux. I am Ritika and today we are going to discuss the most important questions related to the chapter Human Health and Disease. And इन क्वेश्चंस की CUET UG में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ध्यान से समझिए और देखते हैं कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता. Starting from our first question which says which cells are responsible for producing antibodies in the body. हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाने के लिए इनमें से कौन सी सेल्स जिम्मेदार है, कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं? टी सेल्स, बी सेल्स, प्लेटलेट्स या फिर रेड ब्लड सेल्स और आरबीसीज. एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, बी सेल्स. ऑप्शन बी हमारा है बी सेल्स का. बी सेल्स हमारी रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडीज बनाने के लिए. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, रिमेंबर कीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए इसको आप कि एंटीबॉडीज हमारी बनाती हैं बी सेल्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल्स ओन इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्डिंग टू एन एंटीजन. कौन सी टाइप ऑफ की इम्यूनिटी डेवलप होती है जब एक एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करता है हमारा खुद का इम्यून सिस्टम? नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड, पैसिव इम्यूनिटी या फिर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी. एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी. जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्ड करेगी एक एंटीजन के अगेंस्ट. कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? बाय द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी. एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में. जब क्या होगा? जब हमारे पास कोई एंटीजन आ जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. हमने पढ़े थे हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन्स, हमने हमारी क्लास में स्टडी किए थे. लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? दो तरीके के होंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी. ठीक है. प्राइमरी पूछा है नहीं, आपसे पूछा है सेकेंडरी. सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हमारा कौन सा है? स्प्लीन, बोन मैरो, थाइमस और स्टमक. इनमें से कौन सा हमारा क्या है? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है. एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आंसर ए, स्प्लीन. स्प्लीन इज अ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. प्राइमरी कौन सा हमारे पास? प्राइमरी हमारे पास दो हैं, हमारे पास बोन मैरो और थाइमस. क्लियर. फोर्थ क्वेश्चन हमारा है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिसीविंग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर इंडिविजुअल. किसी दूसरे इंडिविजुअल ने एंटीबॉडीज बनाई हैं और हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दी. हम लिख देते हैं एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल का आप ये मानिए पर्सन ए है और पर्सन ए की बॉडी ने एंटीबॉडीज बनाई हैं. वो क्या कर दी हैं? वो इंजेक्ट कर दी हैं पर्सन बी की बॉडी में. तो क्या हुआ? इससे हमारे पास ये जो एंटीबॉडी प्रेजेंट थी ये एंटीबॉडी पर्सन बी की बॉडी में भी आ गई हैं. इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे? नेचुरल, एक्वायर्ड, पैसिव, आर्टिफिशियल. क्या कहेंगे इस टाइप की इम्यूनिटी को? हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी. पैसिव इम्यूनिटी. ये एग्जांपल आपको रियल लाइफ में देखने को मिलता है. जो मदर होती है हमारी मदर एंटीबॉडीज बनाती हैं जो कि ट्रांसफर होती हैं बेबी में. तो पर्सन ए मदर, पर्सन बी हमारा बेबी. क्या हुआ? एंटीबॉडीज का ट्रांसफर हुआ. पैसिव इम्यूनिटी जो है वो एक्वायर हुई हमारी. क्लियर. पैसिव इम्यूनिटी एक्वायर हुई और इसका एग्जाम्पल हम लिखें मदर एंड बेबी. ठीक है. मदर एंड बेबी में जो एंटीबॉडीज का एक्सचेंज है दैट इज नोन एज पैसिव इम्यूनिटी. क्लियर. अगला क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स. नॉट पूछा है अगेन. ठीक है. कौन सा टाइप है वो नहीं पूछा, कौन सा व्हाइट ब्लड सेल्स का टाइप नहीं है वो पूछा गया है आपसे. ऑप्शंस हैं इरेथ्रोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स. इनमें से कौन सा टाइप नहीं है? ऑप्शन ए कहता हमारा इरेथ्रोसाइट्स. इरेथ्रोसाइट्स एक टाइप के आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं. बाकी तीनों क्या हैं? ये तीनों व्हाइट ब्लड सेल्स के हमारे पास टाइप्स हैं. एंड दे हेल्प इन, किसमें हेल्प करेंगे? फॉरेन मटेरियल को, फॉरेन पैथोजन, फॉरेन मटेरियल से फाइट करने में हमारी हेल्प करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स. और ये तीनों के तीनों न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स
हमारे पास एग्जाम्पल है व्हाइट ब्लड सेल्स के, इरेथ्रोसाइट्स हमारे पास हैं आरबीसी के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच टाइप ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड कैंसर सेल्स इन द बॉडी। ठीक है, एक पता होनी चाहिए कि वायरस सेल्स को पता हो या फिर आपको पता हो कैंसर सेल्स। सिंपली अभी हम बात करते हैं कैंसर सेल्स की, कि जो कैंसर सेल्स हैं उन सेल्स को किल करने के लिए कौन सी जो सेल है वो रिस्पॉन्सिबल है, बी सेल, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल्स या फिर मैक्रोफाजेस एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, किलर टी सेल्स। कौन रिस्पॉन्सिबल है? किलर टी सेल्स। नाम से ही समझ आ रहा है कि ये मार देंगे, दीज आर किलर, दे आर मर्डरर्स। ठीक है, जो कैंसर सेल्स हैं और जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में, उन सेल्स को किल करने में किलर टी सेल्स का बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, या फिर दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच टाइप ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग साइटोकाइंस इन द बॉडी। साइटोकाइंस कौन बनाएगा? बी, हेल्पर, किलर या फिर मैक्रोफाजेस। कौन से बनाएंगे? हमारे पास साइटोकाइंस बनाएगा हमारा हेल्पर टी सेल। क्लियर। हमारा बनाएगा हेल्पर टी सेल। अब हमने इन सबका फंक्शन देखना है। ठीक है, इन सबका ये 4 सेल्स हैं, बार बार रिपीट हो रही है क्योंकि हमें इनके फंक्शन याद होने चाहिए। बी सेल्स क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है, हेल्पर टी सेल्स ने अभी भी क्या बनाया? साइटोकाइंस बनाए। किलर टी सेल्स ने क्या किया? कैंसर सेल्स को किल किया या फिर वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को मार दिया। मैक्रोफाजेस हमारी क्या करेंगे? मैक्रोफाजेस भी हमारी एक टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स में ही आती हैं और दे फंक्शन टू फाइट द फॉरेन पैथोजेंस और द फॉरेन मटेरियल। क्लियर। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन में फोकस करते हैं, हमारा आंसर है हेल्पर टी सेल्स, क्योंकि साइटोकाइंस की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं हमारी हेल्पर टी सेल्स। 8th क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी। हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट नहीं है। क्लियर। अगर हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, अगर हम बात करें इम्यूनिटी, तो इम्यूनिटी 2 टाइप की होगी हमारे पास। सबसे पहले टाइप की होगी हमारे पास इन्नेट और दूसरी हमारे पास होगी एक्वायर्ड। क्लियर। कौन सी होगी हमारे पास? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी के जो कुछ कंपोनेंट्स हैं, तो इनमें से जो गिवन कंपोनेंट में से कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है? ऑप्शन है फेगोसाइट्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, एंटीबॉडीज, नेचुरल किलर सेल्स। और करेक्ट आंसर हमारे पास एंटीबॉडीज कंपोनेंट नहीं है। जो हमारे पास इन्नेट सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स लिख देती हूँ। उसके कंपोनेंट्स हमारे पास फेगोसाइट्स, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, और उसके बाद है हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स या फिर सिंपली किलर सेल्स, और हमारे पास है मैक्रोफाजेस। क्लियर। ये सब हमारे पास क्या है? इन्नेट इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कब होगी हमारी? जब कोई इन्फेक्शन होगा और हम उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। वो हमने एक्वायर की है थ्रू द एनवायरनमेंट, थ्रू द सराउंडिंग्स, थ्रू द चेंजेस, थ्रू द इवोल्यूशन, हमने वो एक्वायर की हैं। इन्नेट यानी कि हमारे बाय बर्थ वो प्रेजेंट है, वो इम्यूनिटी जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमें जो इम्यूनिटी मिलती है उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। क्लियर। जो हमने एक्वायर की है आफ्टर बर्थ, दैट इज नोन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच टाइप ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेमोरी सेल्स। मेमोरी सेल्स यानी कि हमारे जो मेमोरी सेल्स हैं वो कौन बनाता है? बी सेल, हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल या फिर मैक्रोफाजेस। और इस क्वेश्चन का करेक्ट है आंसर नंबर ए, बी सेल्स। बी सेल्स कैसे बनाएंगे मेमोरी सेल्स? क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि हमारी जो बी सेल्स हैं वो बनाती है हमारे पास एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बनाया, एंटीबॉडी क्या याद करेगी? एंटीबॉडी एक पर्टिकुलर एंटीजन से क्या करेगी? बाइंड होती है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, हमारी एंटीबॉडी को याद रहेगा कि ये एंटीजन तो 5 साल पहले आया था, 10 साल पहले आया था, मुझे इस एंटीजन को इस तरीके से फिनिश करना है, ये प्रोसीजर रहने वाला है। तो क्या है? उसकी मेमोरी है। तो कौन है हमारी मेमोरी सेल्स? इनडायरेक्टली हमारी मेमोरी सेल्स कौन बनाता है? इनडायरेक्टली हमारी बी सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं मेमोरी सेल्स के लिए। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। हमारी इम्यूनोग्लोबिन क्या है, हमारी एंटीबॉडी जो है वो हमारी बनती है इम्यूनोग्लोबिन से, तो इनमें से कौन सा टाइप नहीं है। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग टू रीड द क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है कि उसने पूछा है नॉट एन इम्यूनोग्लोबिन, कहीं आपको समझ आएगी इम्यूनोग्लोबिन का एग्जाम्पल बताना है, इनमें से कोई गिवन एग्जाम्पल आप टिक करके आ जाओ, बाकी ऑप्शंस आप देखो ही नहीं, सारे के सारे ऑप्शंस आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैन नॉट ले मोर एम्फेसिस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन प्रॉपरली। ठीक है, ऑप्शंस है IgA इम्यूनोग्लोबिन A, इम्यूनोग्लोबिन B, IgE, IgG, इनमें से कौन सा जो है वो हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन नहीं है, और इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास है ऑप्शन B IgB। ठीक है, हमारे पास कितने इम्यूनोग्लोबिन है, हमारे पास और A। ठीक है, हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट है IgA, IgM, IgE, IgG। क्लियर, कितने हमारे पास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारे पास 4 जो हैं वो इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट है। इनमें B कहीं पे भी नहीं है, तो B जो है वो एक एग्जाम्पल नहीं है इम्यूनोग्लोबिन का। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू अ चाइल्ड थ्रू द ब्रेस्ट मिल्क। कौन सा ब्रेस्ट मिल्क, कोई भी नॉर्मल ब्रेस्ट मिल्क से पास नहीं होगा, कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। जो स्टार्टिंग वाला जो मिल्क होता है, जब बेबी की डिलीवरी होती है उसके बाद जो स्टार्टिंग डेज का जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ब्रेस्ट से, उसको हम एक स्पेसिफिक नाम देते हैं कोलेस्ट्रम का। इस कोलेस्ट्रम क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस कोलेस्ट्रम इज वेरी वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड इट हैज एंटीबॉडीज। ठीक है, इसके पास क्या है, इसके अंदर एंटीबॉडीज भी पाई जाती हैं जो कि मदर से बेबी में ट्रांसफर होती हैं, एंड दैट कॉजेज पैसिव इम्यूनिटी। क्या होगा, पैसिव इम्यूनिटी के अंदर आएगा। क्लियर, तो पूछा है मैंने आपको आंसर बता दिया, नेचुरल, एक्वायर्ड, पैसिव, आर्टिफिशियल, ये हमारे पास आंसर आएगा। पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है हमारे पास जो मदर है, मदर की जो एंटीबॉडी हैं वो जब बेबी में ट्रांसफर होती हैं उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। अगेन नॉट, कि इनमें से कौन सा टाइप नहीं है, इम्यून रिस्पॉन्स का एक टाइप नहीं है। प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, टर्शियरी रिस्पॉन्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव आर टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस, या फिर ये तीनों के तीनों ही टाइप है इम्यून रिस्पॉन्स के, या फिर इन तीनों में से कौन सा नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। एंड द करेक्ट आंसर इज टर्शियरी रिस्पॉन्स जो है वो कोई टाइप नहीं है। हमारे पास जब हम इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं, तो 2 रिस्पॉन्स ही हम पढ़ते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स या फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स हमारा होगा जब फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी एक फॉरेन पैथोजन से, एक फॉरेन मटेरियल से इंटरैक्ट करेगी। सेकेंडरी रिस्पॉन्स हमारा तब होगा जब जो फॉरेन पैथोजन है, जब हम उससे इंटरैक्ट कर चुके हैं पहली बार, जब दूसरी बार जब मुलाकात होगी, ठीक है, वो होगा हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो तीसरी बार मुलाकात तो हमारे पास टर्शियरी रिस्पॉन्स नहीं आता है। 2 ही टाइप के, तब थर्ड टाइम भी मीटिंग होगी तब भी हम उसको सेकेंडरी रिस्पॉन्स ही बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज जो हैं उस पैथोजन के अगेंस्ट बन चुकी हैं। क्लियर, इस चीज को आप ऐसे समझिए कि आपके घर पे कोई गेस्ट आया है, आप उनसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, फर्स्ट टाइम मिलोगे, प्राइमरी रिस्पॉन्स दोगे, हाय हेलो पूछोगे, नाम पूछोगे, फैमिली के बारे में पूछोगे, क्या जॉब करते हैं वो सब पूछोगे, आएगा प्राइमरी रिस्पॉन्स के अंडर। जब वो 5 साल बाद आए तो आपको सेम क्वेश्चंस रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं है, कैसे उनको ट्रीट करना है, क्या प्रोसीजर रहने वाला है, वो होगा हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। क्लियर, पहली बार कोई फॉरेन पैथोजन बॉडी में आया, प्राइमरी रिस्पॉन्स, उसके बाद कितनी बार भी आए, जब आएगा उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो टर्शियरी जो रिस्पॉन्स है, टर्शियरी रिस्पॉन्स हमें देखने को नहीं मिलता है। तो करेक्ट आंसर हमारा विच इज नॉट अ टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, टर्शियरी रिस्पॉन्स इज नॉट अ टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम। इन्नेट इम्यून सिस्टम हमने देखा था कि हमारे पास क्या थी, इम्यूनिटी थी हमारे पास 2 टाइप की,
इनेट और हमारे पास एक्वायर्ड। इनेट जो है वो बाय बर्थ होती है, एक्वायर्ड हम एक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ। पूछा गया है कौन सा इनमें से कंपोनेंट नहीं है, स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या फिर बी सेल्स। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास आंसर डी, बी सेल्स। बी सेल्स क्या बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाएंगी। तो किस टाइप का होगा, ये हमारे पास एक्वायर्ड में आएगा। किस में आएगा, एक्वायर्ड में आएगा। स्किन जो है हमारे पास, जो आउटर स्किन प्रेजेंट है वो हमें प्रोटेक्शन देती है कि कोई मस्कीटो जो है या फिर कोई हमारे पास जो माइक्रोब्स है वो बॉडी में एंट्री ना देते हैं, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन देती हैं। अगर स्किन के अंदर भी एंट्री कर ली, फिर जो वाइटल ऑर्गन्स है हमारे पास उनके अंदर एक लेयर प्रेजेंट होती है म्यूकस की, वो फिर हमें प्रोटेक्ट देती है। उसके अलावा हमारे बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रेजेंट होगा जो कि ऑटोमेटिकली क्या करता है, माइक्रोब्स को डिस्कार्ड कर देता है। क्लियर, ये सब बातें हमारे पास किसमें, इनेट इम्यूनिटी के सारे पार्ट हैं। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, जो बी सेल्स हैं या फिर हम बोलते हैं जो टी सेल्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स का जो काम है वो हमारे पास काम आएगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि खुद के इम्यून सिस्टम से ही डिजीज हो रही है, विच इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज। तो गिवन ऑप्शन में से कौन सी ऑटो इम्यून डिजीज है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, कॉमन कोल्ड, डाउन सिंड्रोम या फिर सिकल सेल एनीमिया। फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रूमेटॉइड अर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। कॉमन कोल्ड तो हमें नॉर्मली हो जाता है, वायरस हो जाता है, इन्फ्लुएंजा से हमें कॉमन कोल्ड होता है। डाउन सिंड्रोम क्या हमारे पास, ट्राइसोमी है क्रोमोसोम नंबर 21 की। सिकल सेल एनीमिया हमारे पास एक और डिजीज है जो कि म्यूटेशन से कोज होती है। सिंगल जो है हमारे पास सिंगल कोडोन म्यूटेट हो जाता है जिससे कि एक सिंगल अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है हीमोग्लोबिन की चेन में, जिस वजह से आरबीसी की जो शेप है वो सर्कुलर होने के बजाय क्या हो जाती है, सिकल सेल की जो शेप है वो हो जाएगी, जिस वजह से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होएगी, which results in anemia. Therefore, this disease is known as sickle cell anemia. क्लियर। लेकिन ऑप्शन पूछा गया था हमसे, ऑटो इम्यून डिजीज पूछा था, तो करेक्ट आंसर है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इस डिजीज में आपके पास होगा कि आपकी जो बोन्स हैं वो बोन्स बहुत वीक हो जाएंगी, जो आप जितने भी आपके पास जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में मूवमेंट करने में दिक्कत आएगी आपको, प्लस आपकी मेमोरी पे भी इफेक्ट पड़ेगा इस डिजीज के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वायरल डिजीज। वायरल डिजीज नहीं है, ये पता करने के लिए आपको पता होने चाहिए कि वायरल डिजीज क्या क्या होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, मिलेसिस, मलेरिया, चिकन पॉक्स, इनमें से कौन सी एक वायरल डिजीज नहीं है, और द करेक्ट आंसर है इसका मलेरिया। करेक्ट आंसर इसका मलेरिया। मलेरिया हमें किससे होता है, मलेरिया हमें होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के हमने 4 स्पीशीज पढ़ी थी, सबसे खतरनाक जो स्पीशीज थी वो हमारे पास थी फैल्कीपैरम। प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम इज द मोस्ट डेडली स्पीशीज या फिर माइक्रोब प्रोटोजुआ हमारे पास जो कि मलेरिया कोज करता है। क्लियर। बाकी जो 3 हैं वो वायरल डिजीज के एग्जांपल हैं, इन्फ्लुएंजा, मिलेसिस, चिकन पॉक्स। आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर मैच द फॉलोइंग पूछा है, ये तीनों एग्जांपल्स देंगे सामने, आपके ऑप्शन देंगे इट इज अ वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज, किस टाइप की डिजीज है ये सारी। तो ये तीनों जो बच गई हैं, ये तीनों बची हुई हमारी वायरल डिजीज है। मलेरिया हमारा एक प्रोटोजुआ वाली डिजीज है। क्लियर। 16th क्वेश्चन हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज। अब पूछा कि बैक्टीरियल डिजीज कौन सी नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस, कोरेला, सिफिलिस या फिर मलेरिया। करेक्ट आंसर है इसमें अगेन डी, मलेरिया, क्योंकि हमने पढ़ा है मलेरिया किससे होगा, प्रोटोजुआ, जिस प्रोटोजुआ का नाम है प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम। क्लियर। बाकी जो 3 बच गई ये हमारे पास क्या है, ये हमारी कोज होती हैं बैक्टीरिया से। क्लियर। ट्यूबरक्लोसिस, क्लोरेला, सिफिलिस, ये तीनों के तीनों डिजीज हमारे पास बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए आई हैव रिपीटेड दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो कि आपको ये याद हो जाए, एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए। ब्रेस्ट मिल्क हमारा कौन सा होगा, हमारा वो उसको हम बोलेंगे कोलेस्ट्रम। क्लियर। इनिशियल डेज वाला, और हमारी होगी पैसिव इम्यूनिटी। नो नीड टू डिस्कस इट अगेन, बस याद कर लीजिए, एकदम रट लीजिए आप इसको कि मदर में जो एंटीबॉडी होगी वो बेबी में आएगी,
वो एंटीबॉडी बेबी में ट्रांसफर होगी और उस ट्रांसफर को हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हमने पढ़ा था कि जो डिजीजेस हैं हमारे पास, डिजीज दो तरीके की हैं हमारे पास, इन्फेक्शियस, क्या है? इन्फेक्शियस हैं या फिर नॉन इन्फेक्शियस हैं। याद आया कुछ? याद आ रहा है कि हाँ मैम पढ़ा तो था, इन्फेक्शियस पढ़ा था, नॉन इन्फेक्शियस पढ़ा था। इन्फेक्शियस डिजीज आर ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आर ऑल्सो नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर? इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल हमारे पास वो बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती हैं। मैंने छींक दिया, आप बगल में खड़े हो, आपने वो ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लिया, आपको बीमारी हो गई, इन्फेक्शन फैल गया। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कि मेरे अंदर कोई बीमारी है और वो बीमारी आप मेरे साथ बैठे हो, आप मेरे को टच कर रहे हो, आपको वो बीमारी टच करने से, साथ बैठने से नहीं फैलेगी, वो हो गई हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। क्लियर है? दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक जो फैल जाती है, एक जो फैलती नहीं है। इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल, नॉन इन्फेक्शियस या फिर नॉन कम्युनिकेबल। क्लियर? अब क्वेश्चन पे आते हैं। पूछा है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जांपल पूछा, सिंपल सा पूछा, इस डिजीज का एक एग्जांपल बता दो। इस डिजीज का हमारे पास एग्जांपल है, वो पूछा गया है। क्लियर? मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, क्लोरेला। नॉन कम्युनिकेबल का क्या एग्जांपल है हमारे पास? बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास कैंसर। क्लियर? मलेरिया भी फैलेगा, ट्यूबरक्लोसिस भी फैलेगा, क्लोरेला भी हमारे पास फैलता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का कैंसर। अगर मुझे कैंसर है तो अगर आप मेरे पास बैठे हो तो आपको मेरे पास बैठने से, मेरे साथ दोस्ती करने से आपको कैंसर नहीं होगा। क्लियर? कैंसर क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहेगा वेक्टर बोर्न कौन सी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर बोर्न डिजीज। नॉट पूछा गया, अगेन ध्यान दीजिए, नॉट पूछा गया है, वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है। सबसे पहली बात तो वेक्टर होता क्या है? वेक्टर से बनने वाली बीमारियां तो आपको तब पता चलेंगी जब आपको पता होगा कि वेक्टर ही क्या है। वेक्टर एक सोर्स है, एक मैकेनिज्म है, एक बीच का माध्यम है जिससे बीमारी फैलती है। हम नहीं बोलते तो बीच वाला मिडलमैन, उस मिडलमैन को हमने बोल दिया वेक्टर। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक माइक्रोब है। वो माइक्रोब क्या करेगा? यहाँ पे हम है ह्यूमन, हमें बीमारी होगी, है ना? एट द एंड हमें बीमारी किसे हो रही है? बीमारी हो रही है हमें। ठीक है? एक माइक्रोब है, वो माइक्रोब किसको जाएगा? वेक्टर के पास जाएगा। वेक्टर को उसने बीमारी दे दी, वेक्टर आएगा इंसान के पास कि मैं दे दूंगा आगे, तेरा काम मेरे को दे दे आधे, बाकी काम मैं कर दूंगा तेरा, है ना? तो माइक्रोब ने बीमारी दी वेक्टर को, वेक्टर के थ्रू आई हमारे पास ह्यूमन बींग्स में। तो पूछा गया है कि वेक्टर से बीमारी होने वाली कौन सी नहीं है। ठीक है? ऑप्शंस हैं मलेरिया, डेंगू, क्लोरेला, जापानीज एन्सेफेलाइटिस। ठीक है? कौन सा इनमें से नहीं है? और करेक्ट आंसर है सी, क्लोरेला। ये हमारे पास कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के लेने से होती है। ये हमारे पास वेक्टर बोर्न डिजीज नहीं है। बाकी की जो तीन है मलेरिया, डेंगू एंड जापानीज एन्सेफेलाइटिस, ये हमारे पास होती है मस्कीटो से। इन तीनों का, बाकी जो तीन बच गई, इन तीनों का जो वेक्टर है, इन तीनों का वेक्टर हमारे पास मस्कीटो है। मच्छर, मच्छर से बच के रहिए, मच्छर बहुत खतरनाक है। क्लियर? हम बोलते हैं हाथी इतना बड़ा होता है, लेकिन एक चींटी भी अगर हाथी के कान में घुस जाए तो उसको परेशान कर देती है। हम इतने बड़े ह्यूमन बींग्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, अगर तिनका हल्का सा भी कोई डस्ट पार्टिकल हमारी आंख में चला जाता है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं ना। तो माइक्रोब्स तो फिर भी बहुत छोटे हैं, उनको आप कम मत समझिए, मच्छरों को तो बिल्कुल कम मत समझिए आप। ठीक है? बहुत सारी बीमारियां ही कोज करते हैं। मच्छर से अपने आप को पूरा पूरा बचा के रखिए। ठीक है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। नोट पूछा है। ठीक है? कौन सा नहीं है? HIV है हमारा ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि क्या कोज करता है? HIV हमारा कोज करता है एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, क्या है इसकी फुल फॉर्म? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर? HIV causes the AIDS। और इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन का मोड नहीं है?
ऑप्शंस हैं सेक्सुअल कांटेक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मस्कीटो बाइट या फिर मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। कौन सा नहीं है? और करेक्ट आंसर हमारे पास, इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास मस्कीटो बाइट। मच्छर के काटने से हमें HIV या फिर एड्स नहीं होती है। मच्छर के काटने से हमें HIV नहीं होगी, ठीक है। कौन से तरीके हैं? सेक्सुअल कांटेक्ट। अगर किसी इंसान को एड्स है, अगर आप उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इन्वॉल्व होते हो तो आप में आ जाएगी, यू विल बिकम एन एड्स इन्फेक्टेड पर्सन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आपको किसी ऐसे इंसान का ब्लड चढ़ा दिया जाए जिस इंसान को HIV था, आपको HIV हो जाएगा। अगर मदर को HIV है, वो प्रेग्नेंट है, तो बच्चा जो आएगा, जो बच्चा जो पैदा होगा, वो उस बच्चे को एड्स होगी। क्लियर? 3 मेथड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। बस सी जो ऑप्शन है मस्कीटो बाइट वाला वो इनकरेक्ट है, क्योंकि मच्छर के काटने से HIV नहीं होता है। मच्छर के काटने से हमारे पास मलेरिया डेंगू जैसी बीमारी हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। नॉट पूछा गया है अगेन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम बोलते हैं STD शॉर्ट फॉर्म में, STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से कौन सी नहीं है? गोनोरिया, सिफिलिस, क्लोरेला या फिर HIV या फिर एड्स। इनमें से कौन सी नहीं है? और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो आ जाता है क्लोरेला। बाकी जो 3 डिजीज हैं, एड्स तो हमने पढ़ी, सिफिलिस और गोनोरिया, ये दोनों डिजीज भी हमारे पास सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ही फैलती हैं। अगर हम किसी ऐसे इंसान के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं जिनको ये सारी डिजीज हैं, तो हमें भी वो सारी की सारी डिजीज हो जाएंगी। दीज डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट या फिर इंटरकोर्स। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होते हो, देन ऑलवेज यूज द प्रोटेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंगल डिजीज। इनमें से कौन सी फंगल डिजीजेस नहीं है? रिंगवॉर्म, एथलीट फुट, मलेरिया, कैंडिडाइटिस। अभी मैंने बता दिया था आपको, जो मलेरिया है, मलेरिया हमें होती है प्रोटोजुआ से। मलेरिया हमें कौन कॉज करता है? मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजुआ। तो बच गई कौन सी? रिंगवॉर्म, एथलीट फुट, कैंडिडाइटिस। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है फंगल डिजीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बैक्टीरियल डिजीज 3 याद कर लो, वायरल डिजीज 3 याद कर लो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज 3 पता होनी चाहिए, मेजर जो इंपॉर्टेंट है, फंगल डिजीज 3 पता होनी चाहिए। ये सब याद कर लो। उन 3 के कॉजल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो याद कर लो। एक एक इंपॉर्टेंट सिम्टम याद कर लो, जो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम कि हाँ ये सिम्टम तो होगा ही होगा। जैसे कि जिस इंसान को क्या है, जिस इंसान को अगर एड्स है तो उसका बहुत कॉमन फंक्शन है कि उसका वेट जो है वो वेट लूज हो जाएगा। क्लियर? बहुत कॉमन फंक्शन है कि उसका वेट लूज होगा, वेट रिड्यूस होगा और साथ में कफ आएगा। जो खांसी जो है वो एकदम स्टार्ट हो जाएगी जिस इंसान को एड्स होगा। ये बहुत कॉमन फंक्शन है, बहुत कॉमन सिम्टम है एक्चुअली एड्स का। तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो आप फंक्शंस याद कर लीजिए। जिसके हमारे पास अगर रिंगवॉर्म है, रिंगवॉर्म में सर्कुलर लेजन्स बनते हैं हमारे पास, जिनमें कि हमें इचिंग होती है। क्लियर? हम बोलते हैं ना कि गोल गोल हमारे पास, कभी हम बोलते हैं दाग हो गया है हमारे पास, जिसमें हमें खुजली मचती रहती है, वो एक फंगल डिजीज है। क्लियर? तो इनके इंपॉर्टेंट सिम्टम्स याद कर लो, इंपॉर्टेंट कॉजल ऑर्गेनिजम्स याद कर लो, और ये वायरल डिजीज हैं, बैक्टीरियल हैं या फिर प्रोटोजुआ वाली हैं, किस टाइप की हैं वो याद कर लीजिए। ठीक है? इतना इनफ कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर फॉर HIV या फिर एड्स। इनमें से कौन से जो ऑप्शंस गिवन है उनमें से कौन सा प्रिवेंटिव मेजर नहीं है? नॉट पूछा गया आपसे। यूज ऑफ कॉन्डम्स, हाँ ये तो है, क्योंकि अगर हम कॉन्डम्स का यूज करेंगे तो सेक्सुअली ट्रांसमिशन से हम बच जाएंगे। एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेक्स, सेक्स ही मत करो। ठीक है? सी ऑप्शन कहता है हमारे पास स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। अगर हम ब्लड किसी को चढ़ा रहे हैं, उस ब्लड की पहले चेकिंग हो कि वो जो ब्लड है वो HIV फ्री है या नहीं है। ठीक है? हाँ ये भी हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारे पास यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। दवाइयां खाने से, एंटीबायोटिक्स खाने से क्या हम HIV नहीं होगा? क्या ऐसा कुछ है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। सो देयरफॉर ऑप्शन डी जो है हमारे पास, यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, use of antibiotics, option D is not a preventive measure for HIV or AIDS. Clear? आया समझ आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है which of the following is not a symptom of malaria. मलेरिया का सिम्टम नहीं है, ये भी पूछ सकते हैं। तभी मैं कह रही हूँ आपको, जो हमारे पास डिजीजेस जो हैं उनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरियल हैं या फिर वो वायरल हैं, फंगल हैं, वो सब याद कीजिए। प्लस मेजर सिम्टम जो हैं 2-3 वो भी याद कर लीजिए आप। क्लियर? कौन सा अब सिम्टम नहीं है?
हाई फीवर, हेडेक, कफ या फिर फटीग। हाई फीवर में तेज बुखार, हेडेक में सर दुखना, कफ मतलब खांसी आना, फटीग यानी कि आपकी बॉडी को थकान महसूस होनी। इनमें से कौन सा नहीं है? कफ वाला नहीं है। हमें खांसी नहीं आएगी जब हमें मलेरिया हो जाएगा। मलेरिया एक मच्छर से होगा। जब एनोफिलिस वाला जो वेक्टर है, मलेरिया का कौन वेक्टर है? मलेरिया का हमारे पास वेक्टर है एक मच्छर, उस वेक्टर का नाम है एनोफिलिस। और जो एनोफिलिस वाला जो मच्छर है वो मेल नहीं है, वो फीमेल है। ये फीमेल मच्छर जो है वो हमें काटता है, वो हमें परेशान करता है, जिस वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। और मलेरिया में खांसी नहीं आती हमें, ठीक है। हमें खांसी थोड़ी आएगी मलेरिया में तो हमें बुखार चढ़ेगी, बुखार की वजह से हमें हेडेक होगा। अगर हमारी बॉडी को बुखार है तो हमारी बॉडी में थकान होगी। क्लियर? तो ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शन सी निकल के आ गया, कफ का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज डिलीवर्ड फ्रॉम ओपियम पॉपी प्लांट। जो हमारे पास ओपियम का जो प्लांट है, उस प्लांट से कौन सा ड्रग मिलता है? कोकेन, मैरिजुआना, हीरोइन या फिर हमारे पास है मेथपेटाइन। ये हमारे पास करेक्ट आंसर इसका हीरोइन। हीरोइन वाला जो ड्रग है वो हमें मिलेगा ओपी प्लांट से। क्लियर? कोकेन वाला जो है वो हमें किससे मिलेगा? इराइथ्रोपाइलस कोका से हमें मिलता है। कौन सा ड्रग मिलता है हमें? कोकेन का ड्रग मिलता है। मैरिजुआना हमें किन से मिलता है? मैरिजुआना हमें मिलता है कैनाबिस सटाइवा से। कैनाबिस सटाइवा से हमें मैरिजुआना मिलता है। और हमारे पास जो हीरोइन है वो हमें मिलती है कौन से प्लांट से? ओपियम पॉपी के प्लांट से हमें वो हीरोइन मिलती है। तो आज के इस चैप्टर के लिए इतनी एमसीक्यूज हैं हमारे पास, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए, पूरी जोर लगा के मेहनत कीजिए। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।